बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक है डोरी में टेंशन और एक्सलेरेशन जब अजसाम अमूदन हरकत करते हैं, यानी कि टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सलेरेशन व्हेन अ बॉडी मूव वर्टिकल। जब अजसाम वर्टिकल यानी कि अमूदन ऊपर नीचे, जैसे कि आपके सामने एक छोटी शक्ल बनाई है, तो इसमें एक बॉडी है जो नीचे की तरफ वजन की वजह से खींचा हुआ है, और वो बॉडी ना तो वो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। अब इसमें जो स्ट्रिंग है यानी रस्सी है या धागा है जो भी, तो वो बेलचक हो गया है, उसमें कोई लचक नहीं रही, उसमें टेंशन आ चुकी है, क्योंकि इस बॉडी ने मास यानी कि वजन के बराबर इसने नीचे की तरफ फोर्स लगाई है, और वो नीचे की तरफ फोर्स लगाई है तो उतनी ही उसके रिवर्स में टेंशन की सूरत में उसमें स्ट्रिंग में टेंशन पैदा हो गई है, तनाव आ गया है। इसलिए जितना इसका वजन है उतना ही उस धागे में टेंशन है, उससे स्ट्रिंग में रस्सी में टेंशन आ चुकी है, और ये चीज़ साकन लटकी हुई है। जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है कि जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, वो दोनों बराबर होते हैं मगर सिमत में मुखालफ होते हैं, यानी कि अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीट्यूड मीन उसकी मिकदार बराबर होती है जितना। अब अगर इस बॉडी का इसका अगर वजन हम देख लेते हैं 10 न्यूटन बनता है, तो स्ट्रिंग के अंदर ऊपर रस्सी में जो धागे में टेंशन होगी वो भी 10 न्यूटन होगी, तो ये दोनों बराबर हैं, मगर धागा जो है उसमें जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ हमल कर रही है और उस बॉडी का वजन नीचे की तरफ हमल कर रहा है। तो अब हम टेंशन और एक्सलेरेशन फाइंड करते हैं इस डायग्राम के हवाले से। इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो दो बॉडी हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए हैवी है बी से, ए का वजन ज्यादा है बी से। जब दोनों को एक धागे से, एक डोरी से बांध दिया, और वो डोरी लचक वाली नहीं है, उस डोरी में से जब दोनों को बांधा तो एक फ्रैक्शनलेस पुली में से गुजारा। फ्रैक्शनलेस पुली जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, तो इस पुली में से जब धागे को गुजारा यानी डोरी को गुजारा, तो वो इतनी फ्रैक्शनलेस है, उसमें कोई फ्रैक्शन का किरदार नहीं होगा। हम उसको इग्नोर समझते हैं, उसको यानी कि इग्नोर कर देते हैं, उसको ज़हन में नहीं लाते कि उसमें हम कहते हैं इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, कोई रगड़ नहीं है। तो जितना वजन ये ए बॉडी लगाएगा नीचे की तरफ, उतनी ही टेंशन ऊपर की तरफ पैदा होनी है, मगर वो टेंशन जाकर बी बॉडी के ऊपर मुंतकिल हो जाती है, तो इस पूरे धागे के अंदर, पूरी डोरी के अंदर एक जैसी टेंशन आ जाती है। अब क्योंकि बॉडी ए को डायग्राम में देखें वो नीचे की तरफ जा रहा है और बॉडी बी ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि बॉडी बी का भी वजन तो है और बॉडी ए का भी वजन है, मगर इसमें डायग्राम में ए का वजन ज्यादा है बी से। अगर हम देखते हैं ए की तरफ, तो ए की वजन से देखा जाए तो वो टेंशन थोड़ी सी कम लगती है, तो इसलिए ये ज्यादा वजन की वजह से, टेंशन कम होने की वजह से ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस पे एक नेट फोर्स अमल कर रही है। अगर इस नेट फोर्स को हम निकालें तो हम कह सकते हैं, हम पहले स्टडी करेंगे एट बॉडी ए, जिस्म ए के लिहाज से, जिस्म ए के लिहाज से हम क्या करते हैं, ए के वजन को देखें तो वो m1g है, जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। m1g इसका वजन है और t टेंशन ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि ये बॉडी नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये साकन नहीं है, ये नीचे आ रहा है। क्या ये अपने वजन के बराबर नीचे आ रहा है? नहीं, इस पे कुछ टेंशन है जो ऊपर की तरफ से कह रही है, वो दूसरे बॉडी बी के वजन के बराबर है। लिहाजा पता ये चलता है कि जब टेंशन ए वाले साइड पे या बी वाले साइड पे बराबर है, टेंशन तो बराबर है, बट ये बॉडी ए मूव कर रहा है डाउनवर्ड, बॉडी बी मूव कर रहा है अपवर्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इस पे नेट फोर्स निकालते हैं तो पता चलता है ए की जो नेट फोर्स है वो वजन ज्यादा है, टेंशन कम है। अगर उसकी नेट फोर्स हम निकालना चाहें
तो वो नेट फोर्स होगी वजन माइनस टेंशन, वजन माइनस टेंशन। अब F बराबर वजन इसका m1g लिखा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वजन का फार्मूला, वेट का फार्मूला mg होता है। क्योंकि ये जिस्म 1 ने इसको डिनोट किया हुआ है तो इसको m1 लिखा गया, और g इसका एक्सेलरेशन है और माइनस t। अब यहां पे अगर देखा जाए तो F अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma होता है। यहां पे हम F की वैल्यू ये पुट कर देंगे ma वाली, तो F की जगह ma बराबर m1g माइनस t, क्योंकि यहां पे हम फोर्स निकाल रहे हैं बॉडी A के लिहाज से, और बॉडी A का मास m1 डिनोट किया गया है, तो यहां पे भी m1 लिखा जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन का नंबर 1 डाल लेते हैं। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। वो कैसे प्रूव होती है, हम बॉडी बी की बात करेंगे। हम बात करते हैं एट बॉडी, ये एट बॉडी ए है, यानी जिस्म ए के लिहाज से, ये बॉडी बी है। उर्दू में लिखा जाए तो जिस्म बी के लिहाज से बात करेंगे। अब बी को देखें डायग्राम में तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है इसमें जो टेंशन है वो ज्यादा है और वजन इसका कम है। तो नेट फोर्स जब निकालनी है तो डेफिनेटली ज्यादा में से कम ही निकालना पड़ता है। तो इसकी नेट फोर्स जब मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू, अब W में से टेंशन नहीं निकल सकती क्योंकि वजन कम है, टेंशन ज्यादा है, लिहाजा हम अब टेंशन में से वजन माइनस करने लगे हैं। याद है पहले ए के लिहाज से हमने W माइनस टी किया था। इसकी दलील, इसकी रीजन ये है कि वहां पे वजन ज्यादा है और टेंशन कम है। वो कैसे पता, क्योंकि वो वजन नीचे की तरफ जा रहा है, लिहाजा वजन ज्यादा है, टेंशन कम है। अगर टेंशन ज्यादा होती इसको ऊपर कहीं देती। इस तरह बी पॉइंट के ऊपर चलते हैं तो बी पे वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। बी के ऊपर वजन कम है, टेंशन ज्यादा है, इसलिए वो टेंशन की सिमत में मूव कर रहा है। लिहाजा यहाँ पे नेट फोर्स जब निकालने लगे हैं, नेट फोर्स डियर स्टूडेंट वो होती है कि जो दोनों फोर्सेस को एक दूसरे में प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स निकल आएगी, यानी इजाफी फोर्स जो बनेगी दोनों की, अगर एक की 15 है दूसरी की 18 है, 15 से कैंसिल हो जाएगी। अब 3 जो बच जाएगी वो नेट फोर्स होगी, और जो 18 वाला है उसकी नेट फोर्स 3 बनेगी और उसकी सिमत में कोई चीज मूव करेगी। इसी तरह यहाँ पे बात हुई हुई है, बी की बात मैं कर रहा हूं। तो बी को डायग्राम में अगर देखा जाए तो बी का वजन कम है और उसकी टेंशन ज्यादा है, वो टेंशन की सिमत में मूव कर रहा है अपवर्ड। लिहाजा यहाँ पे मैंने नेट फोर्स निकालने के लिए T माइनस W किया है। उम्मीद करते हैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। F अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ही हम लिखेंगे, ma लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में B के लिए मास 2 लिखा गया है, m2, तो यहाँ पे भी मुझे 2 ही लिखना पड़ेगा। T माइनस W, सॉरी माइनस, ये माइनस का निशान है, W की जगह पे हम mg लिखेंगे, क्योंकि वजन का फार्मूला, वेट का फार्मूला mg के इक्वल होता है। और यहाँ पे भी 2 ही लिखा जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिस्म B की। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास तैयार हो जाती है। डियर स्टूडेंट, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम जस्ट प्लस करेंगे by adding equation 1 and 2। मसवात नंबर 1 और 2 को जमा करने से, मसवात नंबर 1 और 2 को जमा करने से। अब जब मसवात नंबर 1 और 2 को हम जमा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m1a। एक दफा हम आपके सामने लिख के देते हैं, मसवात दोनों प्लस करते हैं, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई है m2
2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। अब मैं इस दोनों को प्लस करने लगा हूं। जब हम प्लस करेंगे तो m1a प्लस हो जाएगा m2a, ये इसकी लेफ्ट साइड प्लस हो गई। अब राइट साइड को प्लस करने लगे हैं तो m1g माइनस m2g हो जाएगा। ये माइनस का t और प्लस का t आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें कॉमन लेने लगे हैं। यहां पे कॉमन a आता है तो क्या लिखा जाएगा, m1 प्लस m2, कॉमन क्या आ गया a। यहां पे हम लिख सकते हैं m1 माइनस m2 कॉमन इसका g। अब a को हम लॉग करते हैं तो a इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ये इसके बटे में चला जाएगा m1 प्लस m2, ये g साथ आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये एक्सलेशन की इक्वेशन प्रूव हो चुकी है। याद रहे आज हम प्रूव कर रहे हैं टेंशन और एक्सलेशन। जब कोई चीज कोई बॉडीज वर्टिकल मूवमेंट कर रहे होंगे तो इससे अगले वीडियो में हम दूसरा स्टडी करेंगे जब कोई जिस्म वर्टिकल भी हो और हॉरिजॉन्टल भी हो। तो अब इसमें जो एक्सलेशन की वैल्यू आई है वो डिफरेंट होगी उस वैल्यू से। लिहाजा आज के टॉपिक में एक्सलेशन का ये फार्मूला प्रूव हो चुका है। जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो याद रहे कि ये पहले ध्यान में रखें कि वो जिस्म अमूदन है या उफ़क़ी और अमूदन है। ठीक है, अब ये एक्सलेशन तो फाइंड हो चुका है। अब टेंशन की तरफ चलते हैं। यही एक्सलेशन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करें, इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करें। जिसमें आप दर्ज करेंगे तो उसमें ही इसका आंसर आ जाएगा। अगर इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं यहां पे, इक्वेशन नंबर 1, बल्कि यहां लिख के देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है m1 a इज इक्वल टू m1g माइनस t। अगर t को मैं इस साइड पे ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा t, और ये चीज उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगी। m1g माइनस m1a, सिर्फ मैंने इसकी साइड चेंज किया। ये माइनस का था उधर प्लस, वो प्लस था इधर आकर माइनस हो चुका है। तो टेंशन हमने साबित करनी है, प्रूव करनी है। तो m1g ऐसे लिखेंगे, माइनस m1 लिखेंगे, आगे एक्सलेशन की वैल्यूज पुट करेंगे। जब एक्सलेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो वो एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 और साथ g आ चुका है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एलसीएम लेने से इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। t इज इक्वल टू इसके बटे में 1 होगा तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा m1 प्लस m2। अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 से इसको डिवाइड करें तो बाकी रह जाएगा m1 प्लस m2। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा m1 और m1 मल्टीप्लाई स्केयर g प्लस m1 m2 g माइनस इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे m1 का स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस m1 m2 आगे g आएगा। अब इसके बाद अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो m1 का स्केयर g प्लस m1 m2 g माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, g को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा m1 स्केयर g प्लस m1 m2 g। ये याद रहे क्योंकि मैंने यहां माइनस से सॉल्व कर लिया हुआ है,
इसलिए दोबारा इसकी साइन चेंज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जी से मल्टीप्लाई करना था और m1 से भी करना था, तो इसलिए मैंने इस स्टेप में आप दोबारा इसको चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे अगर m1 g के साथ मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट यही आंसर आना था, तो इसलिए यहाँ पे बटे में आ गया हमारे पास m1 प्लस m2, और ये प्लस माइनस काट जाएंगे, m1 m2 दो m1 m2 हो चुके हैं, लिहाजा जो हमारे पास टेंशन निकली है टेंशन जो है हमारे पास, उसका फार्मूला जो निकलता है वो यहाँ पे थोड़ी देर अगर देखा जाए तो एक ये है और एक ये है, दो हो गए, m1 m2 साथ जी भी है, बटे में m1 प्लस m2 आएगा। ये हमारे पास टेंशन का फार्मूला है। कब? जब दोनों इक्वेशन वर्टिकल होंगे, जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है। अगर दोनों वर्टिकल नहीं होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा, तो ये इक्वेशन के लिए ये कैलकुलेशन उसके लिए ये ओबे नहीं करेंगे उसको। तो याद रहे, जिस तरह ये डायग्राम में नजर आ रही है, दोनों इक्वेशन हैं और दोनों की मासेस डिफरेंट है, एक का ज्यादा है और एक का कम है। तो ऐसे सिस्टम को एटवर्ड मशीन कहते हैं। एटवर्ड मशीन वो होती है जिसमें दो बॉडीज को किसी पुलिस से, किसी रस्सी के साथ या स्ट्रिंग के साथ, धागे के साथ बांध कर फ्रैक्शनलेस पुलिस से गुजारा जाता है, जैसे आपके डायग्राम में है, और उनके दोनों के मासेस डिफरेंट होते हैं, जिस तरह ये डायग्राम में आपके सामने डिफरेंट है। तो इस सिस्टम को तो एटवर्ड मशीन कहते हैं। एटवर्ड मशीन है, ये किस मकसद के लिए यूज की जा सकती है? जब ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वहां पे भी ये मशीन की जाती है। इस मशीन को इस्तेमाल करके ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जी की कीमत निकाली जा सकती है। तो इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एटवर्ड मशीन क्या है? एटवर्ड मशीन ऐसे सिस्टम है जिसमें दो इक्वेशन किसी रस्सी से बांध के फ्रैक्शनल पुलिस से गुजारा जाता है उनको, और दोनों के मासेस डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को एटवर्ड मशीन कहते हैं। तो याद रहे, एटवर्ड मशीन ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन को फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। जैसा कि ये डायग्राम में मौजूद है, इस डायग्राम में एक जिस्म ए था और दूसरा जिस्म बी है। अगर स्टूडेंट ने बी की जगह ए लिख दिया और ए की जगह बी को लिख दिया, तो याद रहे कि यहाँ पे जहाँ पे ए है वहां पे आप बी अगर लिख दें, और जहां पे बी है वहां पे ए लिख दें, तो ये सारा चेंज हो सकता है, तो आपका आंसर आ सकता है, परेशानी की जरूरत नहीं है। तो दूसरी बात, अगर ए वाले को m2 कह दिया और बी वाले को m1 कह दिया, डायग्राम वही रखिए आपने जिस तरह मौजूद है, m2 की जगह m1, m1 की जगह m2 अगर आपने कह लिया, तो यहां पे आपको ख्याल करना होगा कि जहां पे हम m2 को ले रहे हैं वहां पे हम m1 दर्ज करेंगे, और जहां पे m1 दर्ज कर रहे हैं वहां पे m2 दर्ज करेंगे, और आप उसको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। शुक्रिया।